नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ ब्लूमबर्ग क्विंट, हिंदी क्विंट और इंग्लिश क्विंट पर। और आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के एक ऐसे बेहद सीनियर नेता से जो कांग्रेस पुरानी हो या नई, कन्विक्शन और क्लैरिटी के मामले में वो सदैव बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री दिग्विजय सिंह जी। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप मेरा ख्याल है उन कांग्रेस नेताओं में से हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रोल होते हैं, क्योंकि आप बीजेपी को ट्रोल भी उसी तरीके से करते हैं। कैसा लगता है आपको? मैं शुरू से ही भाजपा और पूर्व में जनसंघ और आरएसएस की विचारधारा का विरोधी रहा हूँ। मैं जब राजनीति में आया तो निर्दलीय रूप से मैं नगरपालिका अध्यक्ष बना था और मुझे स्मरण है स्वर्गीय राजमाता साहब सिंधिया, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, मौजूदा कैलाश सारंग जी, ये लोग मुझे जनसंघ में लाना चाहते थे। मैं निर्दलीय था और मुझे संघ के बारे में काफ़ी पुस्तक भी दे के गए। कुशाभाऊ ठाकरे मेरे घर पे आए, फिर मुझे कैलाश सारंग जी के साथ दौरे पर भी भेजा। मैंने उनकी पुस्तकें भी पढ़ी, उनके साथ चर्चा भी की, लेकिन मैंने लौटकर राजमाता साहब से मैंने कहा कि मैं इस पार्टी में तो नहीं जा सकता, और मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए जनसंघ में जाने के बजाय कांग्रेस में शामिल हुआ। तो तब से मेरी लड़ाई इनकी विचारधारा की लड़ाई है। भारत में जिसमें कि मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी है, वहाँ केवल एक रास्ते पर सभी को नहीं ले जाया जा सकता, और ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के हर नागरिक को तुम एक तांगे के घोड़े का घोड़ा बना दो जिसकी आँख पर पट्टी बस, उसको केवल सड़क दिखे और आसपास कुछ न दिखे। ये संभव नहीं है। इसलिए मोटे तौर पर मेरा उनका एक वैचारिक मतभेद रहा है और आज भी है, और उस पर अगर ट्रोल होता हूँ तो ठीक है। इस पर जो आपने बात कही कि ब्लिंकर लगा लेने वाला, उस पर मैं आपसे और थोड़ा बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ताज़ा मुद्दा ये उठाते हैं कि ये तो पॉपुलिज्म की एक नई रेस लगा रहे हैं आप लोग, फिर कॉन्सिक्वेंस सोचे बिना। पोवर्टेरियन पॉलिटिक्स, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का एक बड़ा भारी जो मतांतर या विरोध रहा है वो ये है कि ये पैसा दे करके कुछ इससे ग्रोथ होती नहीं है, गवर्नेंस होता नहीं है। दरअसल गवर्नेंस के फेल्योर के कारण डोल देने का एक नया कल्चर चला है, और अब आपकी पार्टी कह रही है साल के 72,000 रुपये 20% गरीब आबादी को, यानी 3,60,000 करोड़ रुपए की फिर से फिजूल खर्ची। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कोई भी देश में, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, वहाँ सब्सिडी का कंपोनेंट रहता ही है, और विशेषकर एग्रीकल्चर कहीं भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो वहाँ तो सब्सिडी होती ही है। लेकिन साथ में हमारे देश में आज भी लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस लेबर हैं, और लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीनें या तो हैं ही नहीं हैं तो मार्जिनल ज़मीनें हैं, नॉन प्रोडक्टिव ज़मीनें हैं, और वही मोटे तौर पर गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनको रोज़गार देना चाहिए, और ये प्रयास महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत हुआ भी, और उससे निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी में सुधार हुआ। क्योंकि गरीब के हाथ में जब तक परचेजिंग पावर नहीं आएगा, जब तक पैसा उसको खर्च करने के लिए पैसा हाथ में नहीं आएगा, चाहे खेती से आए, चाहे मजदूरी से आए, चाहे डोल के रूप में आए, उससे निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। जो भी आज राहुल गांधी जी ने वादा किया है, ये पूरे तरीके से डुएबल है, वायबल है, और उस व्यक्ति को मिल रहा है जो व्यक्ति गरीबी के रेखा के नीचे है, गरीब है, और उससे कम से कम सुनिश्चित हो जाता है कि अब मेरे बच्चों की पढ़ाई,
मेरे मेरे खाने पीने की व्यवस्था, मेरे घर की व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान उसको सुनिश्चित हो जाएगा, तो उससे कम से कम फिर वो आगे कुछ सोच सकता है। और यही नहीं है, इनको देने के साथ साथ इनको रोज़गार की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आज है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ हम लोग प्रति वर्ष नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे। लेकिन रोज़गार देने के बजाय तो 27, जैसा कि राहुल गांधी ने कैलकुलेट करके बताया, जो भी रिपोर्ट्स आई थी, जो सर्वेज आए थे, कि लगभग 27,000 नौकरियां रोज़ हमारी कम हुई हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आवश्यकता इस बात की है कि एक तरफ उसके रोटी कपड़ा मकान सुनिश्चित किया जाए और साथ में उसको रोज़गार के लिए लगाया जाए, उसको शिक्षा के लिए लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 6% हम शिक्षा पर बजट में खर्च करेंगे, आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन तब ये क्यों होगा कि अगर बीजेपी करे तो वो आप कहेंगे जुमला है। उन्होंने भी किसान के लिए अभी योजना दे करके कहा कि हम भी 6,000 रुपये दे रहे हैं, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये। जी, वही साल में 6,000 हम दे रहे हैं, 6,000 प्रति माह। एक दूसरा किसको दे रहे हैं? जिसके पास ज़मीन है। अब ज़मीन मेरे पास भी है, तो मुझे भी 6,000 रुपये साल में मिलेंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ? टारगेटेड नहीं है। उस व्यक्ति को क्या हुआ जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब है, उसको आपने क्या दिया? तो ये भी आपको 5 साल में, आखिरी साल में, आखिरी बजट पर आपने इसका निर्णय लिया। पहले क्यों नहीं लिया? हम लोग पहले बजट में इसको लाएंगे अगर सरकार हमारी बनती है तो। जी। आपको नई नई चुनौतियां लेने की आदत है या लोग आपको उसमें धकेल देते हैं? ये भोपाल क्यों चुनना चाहिए आपको? आप राजगढ़ से जीत सकते थे, आप इंदौर से जीत सकते थे, आप उज्जैन से जीत सकते थे, जो मेरे हिसाब से आसान सीटें हैं। उज्जैन तो भोपाल 3 दशक से कांग्रेस ने मुंह नहीं देखा। उज्जैन तो आरक्षित है। इंदौर, भोपाल और विदिशा, ये 3 सीटें हैं जो 1985 से हम लोग नहीं जीते हैं। तो जब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आपको भोपाल से लड़ना चाहिए, तो मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं राहुल गांधी जी से ही मिला, उनसे मैंने कहा कि मुझे आपने राज्यसभा में भेजा हुआ है, 2020 तक मेरा टर्म है, तो इसलिए मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस है, मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी राजगढ़ है। यदि आप वहाँ नहीं चाहते हैं, तो चाहते हैं मैं मुश्किल सीट से लड़ूँ, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जहाँ से लड़ाएंगे लड़ेंगे। ये चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत है। 1977 में भी जब भयंकर कांग्रेस के खिलाफ हवा थी, जनता पार्टी की लहर थी, मेरे पूरे परिवारजनों ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए 77 का, लड़िए तो इंडिपेंडेंट लड़िए। मैंने कहा नहीं, लड़ूंगा तो मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। और ईश्वर की कृपा रही, माँ नर्मदा की कृपा रही कि मैं जीत के आया। तो आप मानते हैं कि ये टफ सीट है भोपाल? बहुत है, स्वाभाविक है। कारण जब जो सीट हम लगातार 85 से हार रहे हैं, कोई आसान सीट तो नहीं है। और आपके सामने अब गॉसिप है, पता नहीं क्या होगा, मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान उतर। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। और भी बड़े नेता हैं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। तो ये आप एक मैसेजिंग के लिए लड़ रहे हैं, जीत के आएंगे कि नहीं? निश्चित तौर पे जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मैसेजिंग के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ संजय जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। लेकिन वो चूंकि सरकारी कर्मचारियों की वहाँ पर तादाद ज़्यादा है और सरकारी कर्मचारियों के साथ बीजेपी एक अलग ढंग से काम करती है। आप जानते हैं, अभी आप लोग एक तरीके से उसकी सफाई में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आपके लिए वहाँ कोर वोट कौन सा, मुझे नहीं दिखता। संजय जी, पहली बात तो ये है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्रीय जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत अन्याय किया है। उन्होंने जो उनकी सुविधाएं थी वो कम की हैं, उनके ड्यूज़ जो थे वो नहीं दिए हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वेतन आयोग से बढ़कर लोगों को वेतन दिया है। मुझे एक व्यक्ति कल रात को बता रहे थे कि उनकी 28,000 तनख्वाह हुआ करती थी, बढ़ के 1.25 लाख हो गई। तो जो एडवांटेज यूपीए सरकार ने कर्मचारियों को दिया वो मोदी जी ने कम किया है, बढ़ाया नहीं है। एक दूसरा, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, जिस दिन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता था, उस दिन से मैंने दिया। जबकि 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई भत्ता
साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल बाद दिया। और वहाँ पर लगभग 15,000 सर्विंग कर्मचारी हैं और करीब 9 से 10,000 पेंशनर्स हैं। ये सब मिला के लगभग 25-30 हज़ार लोग हैं, जिसमें कि फैमिली को जोड़ दिए तो 1.25 लाख 1.5 लाख हैं। तो उनके बीच में जाऊंगा, बातचीत करूंगा। जी जी। हालांकि मुझे क्लैरिटी है कि आपके और कमलनाथ जी के संबंध कैसे हैं, लेकिन बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, अब चर्चा हो रही है, आपसे भी पूछा ही होगा कि कमलनाथ चाहते हैं कि आपको एक टफ सीट में लड़वा दिया जाए, कहीं हार गए तो फिर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। ना इंटरफेरेंस आज है ना कल होगा। मैं उस प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं हूँ जो कि बिना पूछे, बिना मांगे कहीं इंटरफेयर करता हूँ क्योंकि शुरू से मेरी प्रवृत्ति दूसरे किस्म की रही है, नॉन इंटरफेयरिंग। तो इसलिए ना कमलनाथ जी को इसमें कहीं आपत्ति है, ना मुझे इंटरफेरेंस करने की आदत है। और मुझे विश्वास है, लोग कुछ भी कहते रहे, मेरा उनका संबंध 40 साल पुराना संबंध है और हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं जीवन तो उसमें में। जो क्रेडिट आपको दे रहे हैं, क्योंकि मेरी एक पेट थीम रही है, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की गुटबंदी पर अगर मतलब कोई पीएचडी लिखनी हो तो मध्य प्रदेश में गुटबंदियों का असेसमेंट किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए। इस बार वहाँ वो गुटबाजी ख़त्म हो गई, उसमें कहते हैं कि आपका बड़ा रोल है। मैंने कभी गुटबाजी किया नहीं। आज मेरे हर गुट में मेरे मित्र हैं और संबंध है, और इसीलिए मुझे एक समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और पूरे हमारे जितने भी ज़िले हैं, 53 ज़िले, उनमें से लगभग 48 ज़िलों में मैंने दौरा किया था और सारे गुटों के लोगों को मैंने एक कर दिया था, जिसका फ़ायदा भी हमको मिला। तो मेरा हर गुट में मेरे मित्र हैं और मैंने कभी गुटबाजी नहीं करी। और सही पूछिए तो 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा और उसमें अर्जुन सिंह जी थे, श्यामा चरण जी थे, विद्या चरण जी थे, मोतीलाल वोरा जी थे, कमलनाथ जी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, माधवराव सिंधिया थे। ये सब बड़े बड़े लीडर्स थे और श्रीनिवास तिवारी जी थे। उसके बावजूद भी मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं तो मजाक में लोगों से कहता हूँ कि वो सरकार मेरी जो थी, इट वाज अ कोalition ऑफ द कांग्रेस पार्टी। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। ये सारे कद्दावर नेता थे उस वक्त के, और जब आप छोड़ रहे थे तब तक मुझे लगता है कि जो जूनियर नेता थे उनके भी ग्रुप बन गए थे। सुरेश पचौरी तो आ ही गए थे ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट आपसे मुझे असेसमेंट लेना है। वो ये है कि आप सब लोग कहते हैं कि इस देश को बीजेपी से खतरा है, और जब चुनाव का मौका आया है, लड़ने उतर रहे हैं, तो अपोजिशन अभी भी काफ़ी हद तक फ्रेगमेंटेड है। और उसमें मेरे लिए बड़ा पजलिंग है कि कांग्रेस ने भी पूरा रोल निभाया है। यूपी में सर्जिंग कांग्रेस बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगी, ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है। क्या पॉलिटिक्स है ये? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई ख़तरा नहीं है। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे भारत की राजनीति को जो एक स्वरूप दिया है, उससे हमको चिंता है। 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, तब तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक डेमोक्रेट थे। वो सबको साथ लेकर कम से कम सुनते थे लोगों की। नरेंद्र मोदी जी शुरू से कहते हैं मैं कांग्रेस मुक्त भारत करूँगा, यानी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुक्त करके वो राज करना चाहते हैं। इसकी वो डेमोक्रेसी नहीं है। जिस डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज़ मुक्त वो अगर हो जाएं, फिर डेमोक्रेसी नहीं, वो तो एक तंत्र हो गया। तो हमारी जो चिंता है वो भाजपा से नहीं है, नरेंद्र मोदी से है। और वो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कहते थे। वो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये है कि केवल हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके लड़ाई करवा कर राज करो, लोगों को परेशान करो, लोगों के ऊपर जासूसी करो, झूठे सच्चे उन पर प्रकरण बनवाओ। अब संजीव भट्ट झूठा प्रकरण बना के उनके आज वो जेल में बंद हैं। इसी प्रकार मिस्टर शर्मा जो IAS ऑफिसर रहे हैं,
झूठे प्रकरण उनके ऊपर बन के वो उनकी एक ये काम करने का तरीका है। झूठे प्रकरण बनाओ, दबाव की राजनीति करो और उसके ऊपर उसका शासन चलाओ। ये गुजरात में सफल हो गया, लेकिन भारत में सफल नहीं होगा। तो ये अगर इतना बड़ा खतरा है तो उसमें इस वक्त के मैं चुनाव उसी में पर अपोजिशन की उसी यूनिटी का इंडेक्स मैं उसी पर निराशाजनक है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। बात यह है कि जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं, एक कोर सपोर्ट है भाजपा का आइडियोलॉजिकल, दूसरा कोर जो एक विचारधारा है वो गांधीयन विचारधारा है, लोहिया जी की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, लेफ्ट ऑफ सेंटर समाजवादी, उस पे कंपटीशन है। अब कोई रीजनल पार्टी कांग्रेस को वहाँ मजबूत नहीं देखना चाहता। फिर भी हमारा तमिलनाडु में समझौता हो गया, कर्नाटक में समझौता हो गया, केरला में हमारा समझौता चल ही रहा है कई दिनों से, महाराष्ट्र में समझौता हो गया, इसके बाद हमारा बिहार में समझौता हो गया, झारखंड में समझौता हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में समझौते की आवश्यकता नहीं है। अब बचता है यूपी और दिल्ली में छोटा मोटा। यूपी में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया कि हमको मिलकर चुनाव लड़ना है, केवल 2 सीटें हम लोग कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे, ये अपमानजनक स्थिति में कांग्रेस क्या करती? हमने पूरी हमारे सामने नहीं तो फिर आप इमोशनल डिसीजन करते रहिए और ये चुनाव हैंड ओवर कर दीजिए इनको। ऐसा नहीं है, आप इसको गलत समझ रहे हैं। ये अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो भी भाजपा को वो सीटें नहीं मिलने वाली जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। आप 2014 के भी नतीजे देख लीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, अगर समाजवादी और बीएसपी का वोट मिल जाता है तो इतनी सीटें इनको नहीं मिलती। ये भी अरिथमेटिक तब बिगड़ता है जब वो केमिस्ट्री दिखलाई ना पड़े। वोटर रास्ता देखना चाहता है, जो असहमत वोटर है कि इन लोगों में कोहेजन है, कंसोलिडेशन है, फ्रेगमेंटेशन नहीं है, तब वो एक जगह आके वोट करता है। आप लोगों का जो पूरा व्यवहार है, भले सपा हो या बसपा या कांग्रेस, यूपी के संदर्भ में वो व्यवहार इस कंसोलिडेशन का नहीं है, फ्रेगमेंटेशन का है। आप 2004 में आपको ले जाता हूँ, समाजवादी अलग लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, लेकिन 2004 में जब सरकार बनी तो तीनों पार्टियों ने मिलकर समझौता करके सरकार चलाई, 10 साल तक चलाई। तो ये इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पोस्ट 2019 रिजल्ट्स में भी समझौता हो सकता और होगा। लेकिन ऐसे में प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस का फ़र्क आप जानते हैं? संजय जी, एक बात समझ लीजिए, पॉलिटिक्स इज़ नॉट सिंपल अरिथमेटिक। यहाँ 2 and 2 डोंट मेक 4, समटाइम दे मे कम टू 3 और शायद कभी 5 भी हो जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस का आज उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते हैं वहाँ अपर कास्ट, कुछ गरीब जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, कुछ वर्ग और मुस्लिम, ये एक कोर वोट बनता है। पिछड़ा वर्ग जो है, चाहे यादव हो चाहे कुर्मी हो, ये कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन इस बार प्रियंका जी ने, राहुल जी ने और सिंधिया जी ने जो राजभर कम्युनिटीज़ हैं, निषाद कम्युनिटीज़ हैं, कुशवाहा कम्युनिटीज़ हैं, इन लोगों के साथ समझौते किए हैं। ऐसा नहीं कि समझौते हमारे नहीं हुए हैं। जो छोटी पार्टियां हैं उनको लिए हमने कुछ सीटें छोड़ी हैं और हो सकता है कि उससे हम लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि मेरा ये आंकलन है कि ओवरऑल 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 200 सीट नहीं मिलने वाली और सरकार उनकी नहीं बनेगी। आप जब ये कहते हैं तो उसमें साथ ही में ये निहित हो जाता है कि फिर क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी 300 सीटें आपस में बांटती है तो कांग्रेस का बेस्ट केस सिनेरियो 100-125 का है, अगर इनकी 200 के नीचे निश्चित तौर पे। और ऐसे में फिर आप मतलब अगुवाई की पोजीशन में नहीं है, या आप भी स्वीकार करें? ऐसा है, विपक्ष में तो अगुवाई कांग्रेस ही करेगी और किसी को तो इतनी सीटें मिलने वाली हैं नहीं। और राहुल जी का जो एटीट्यूड है बड़ा अकोमोडेटिव है।
और मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल जो कि भाजपा की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं वो सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये चुनाव के आते आते इसमें वोटर को बहुत कन्फ्यूजन होने का एक बड़ा रिस्क आप लोग नहीं ले रहे क्या? ना संजय, वोटर बड़ा होशियार है इस देश का, और वोटर जो है उसको उसने अगर मन बना लिया कि मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, तो कौन हरा सकता है, कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र में हरा सकता है, उसको वो वोट देगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और ये थोड़ा हमको भी लगता है कि कॉमन सेंस में अभी भी आपने बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन तब भी मायावती का व्यवहार और कांग्रेस पार्टी का व्यवहार यूपी के संदर्भ में ये नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं लग रही है। ये हमारे कॉमन सेंस में नहीं बैठ पा रहा है कि एक तरफ मोदी जी से सबको खतरा और उसके बाद ऐसा रिस्क लेंगे कि जहां फ्रेगमेंटेशन के कारण बीजेपी अपना लॉस मिनिमाइज कर ले यूपी में। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरू से ही मायावती जी ने अपना स्पष्ट कर दिया था कि हम कांग्रेस से कहीं समझौता नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर प्रदेश में कांग्रेस का जो कंपटीशन है वो बेसिकली रीजनल पार्टी से ज़्यादा है बनस्पत बीजेपी से। बीजेपी का एक कोर वोट है, हिंदुत्व है। ये सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया अकोमोडेटिव, कि आप लोग अकोमोडेटिव हैं। मालूम है कि कांग्रेस जिस दिन बढ़ेगी रीजनल पार्टियों का भी स्पेस श्रिंक करा सकती है। बावजूद उसके लालू यादव एकोमोडेटिव होने का, प्रैग्मेटिक होने का ज़्यादा परिचय दे रहे हैं आज की तारीख में। अखिलेश यादव ज़्यादा परिचय दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस जहां उनकी स्पेस नहीं है वहां अनावश्यक रिस्क ले रही है कि हम तो 2024 की तैयारी करेंगे, अपना फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, जैसे कि 2019 कोई साधारण चुनाव हो। नहीं संजय जी, आपको थोड़ी गलतफहमी है। हम लोगों को वादा किया गया था 11 सीटें आपको हम देंगे बिहार में, हम 9 पे तैयार हो गए। अकोमोडेटिव हम हुए कि नहीं हुए? तो बिहार अच्छा हो गया। एक इसी प्रकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यदि हमसे चर्चा करते तो वहाँ पर भी हमारी अकोमोडेटिव स्पिरिट रहती ही, लेकिन जब वो बात करने ही तैयार नहीं है तो उसको क्या किया जाए? लेकिन आप लोग भी 25-30 से शुरू होंगे तो बात कोई कैसे करे? नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने कोई 10 एक रीजनेबल नंबर हो सकता है। बातचीत ही नहीं हुई तो फिर कैसे मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं? अखिलेश तो बात करना चाहते हैं। ये तो उनसे पूछिए। फिर भी आपका एक अनुमान? नहीं, मेरा कोई अनुमान नहीं है। मैंने एक बार अनुमान दे दिया था तो नाराज़ हो गई थी मायावती। ओके। बाकी राज्यों में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बताया कि झारखंड, बिहार ठीक हो गया, दिल्ली में दिक्कत है, हरियाणा में दिक्कत है, बंगाल में दिक्कत है। ये ओवरलैप वाले 3 और राज्य बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में क्लियर कट टीएमसी का एक दबदबा है और वो एंटी बीजेपी है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये फीडबैक मिलता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी, पूरा जो कम्युनिकेशन, जो स्ट्रैटेजी, जिस प्रकार का एक एनर्जी दिखनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़े जगरनॉट से, एक बहुत बड़ी इलेक्शन विनिंग मशीन से लड़ रहे हैं, उसमें लोग एक प्रकार की सुस्ती, अनिर्णय और कन्फ्यूजन देखते हैं? ना सुस्ती है, ना कन्फ्यूजन है, ना किसी प्रकार की कोई इनडिसीजन या डिलेड डिसीजन नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है। देखिए, हमने हर स्टेट में अपना समझौता तो कर ही लिया, सीट एडजस्टमेंट हो ही गई है। अब उत्तर प्रदेश को छोड़ के, और शायद आम आदमी पार्टी का भी आज कल में निर्णय कुछ हो जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आम आदमी पार्टी के साथ हो जाना चाहिए, आप इसके पक्षधर हैं? नहीं, मैं इस बारे में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे जो इंटरनल डिस्कशन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी ने इसका सर्वे भी करवाया। हमारे जो शक्ति और ऐप है उससे उन्होंने राय मशवरा भी लिया है, उस पर वो निर्णय करेंगे। आपने हिंदू मुसलमान गुजरात का जिक्र किया। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि इन्होंने जो हिंदुत्व का एक एग्रेसिव कैंपेन चलाया उसमें कांग्रेस डिफेंसिव में चली गई। इस वक्त मुसलमान अल्पसंख्यक जो बहुत तकलीफ़ की परिस्थिति में है, चुपचाप सह रहा है, उसके पक्ष में आप लोगों को जो बेसिक तौर पर खड़े होना चाहिए, आप लोग खड़े नहीं होते हैं, उल्टा सिग्नल दे रहे हैं कि आजकल कैंपेनिंग की शुरुआत मंदिरों से होगी। ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से
कोई अल्पसंख्यक हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सबके साथ एक जो संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है, हम उसके पक्षधर हैं। और विश्व में जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है, कोई गलत बात नहीं है और हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन धर्म का उपयोग राजनीति में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रश्न इस बात का है। हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, संविधान हमें संरक्षण देता है और हर धर्म नेक इंसान बनने की एक हम कहा कि राह दिखाता है। तो उसमें धर्म का उपयोग राजनीति में क्यों होना चाहिए? इसलिए कांग्रेस पार्टी धर्म का उपयोग नहीं करती, लेकिन साथ में जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जाती हुई, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, उनके साथ जहाँ भी अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से उनके पक्ष में खड़ी हुई है। एक और सवाल, पुलवामा और बालाकोट के बाद एक होता ना पॉलिटिकल मोमेंटम होता है चुनाव के पहले, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी कठिनाई में है। फिर अब आम कमेंट्री ये है कि शायद ये मोदी जी का एडवांटेज थोड़ा सा हो गया है और ये चुनाव तो वो निकाल लेंगे, जो थोड़े दिन पहले तक लगता था कि ये ओपन एंडेड गेम है। विपक्ष के नेताओं की बातचीत या हाव भाव से भी ऐसा लगता है कि आप लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि उनका एडवांटेज है। ना, मैं सहमत नहीं हूँ। पुलवामा की घटना क्यों हुई? 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, क्यों हुए? क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था? क्या पूर्व सूचना नहीं थी? क्या 8 फरवरी 2019 को आईजी कश्मीर के दफ्तर से सारे लोगों को सूचना नहीं दी गई थी कि इसमें ये संभावना है कि आईईडी से एक साथ विस्फोट हो सकता है? क्या इंटेलिजेंस को ये जानकारी नहीं थी कि जैश ए मोहम्मद का वीडियो रिलीज़ हुआ है? उसके बावजूद भी 2500 सीआरपीएफ के जवान उन्होंने बाय रोड कॉन्वॉय में भेजे विदाउट सैनिटाइजिंग द रूट, और वो भी रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आ रही है और वो आके ब्लास्ट कर जाती है। ये इंटेलिजेंस फेल्योर है कि नहीं है? इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कराता? इस पर किसी की नौकरी क्यों नहीं जाती? जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती है? आप लोग जैसे ही ये सवाल उठाते हैं तो हो जाता है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। ये तो ऐसा है, उरी की घटना हुई, सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। भाई, जब हमारे शहीद हो गए 44 लोग, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? अगर ये प्रश्न पूछता हूँ या कांग्रेस पार्टी पूछती है तो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान कहाँ से हो गए भाई? ये तो बड़ी गलत बात है। और वो बात यदि है तो पठानकोट की घटना में पाकिस्तान की एसआईटी को आमंत्रित किया गया, जिसमें आईएसआई के अधिकारी भी शामिल हुए, तो उसमें फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कौन हुआ? एक। दूसरा, बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की आईएसआई के लिए स्पाई करते हुए पकड़े गए और 7 लोग उसमें शामिल हैं, बीजेपी के पदाधिकारी। उस पर किसी ने कभी प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगाया? एक और शर्मा मेरठ के रहने वाले जो कश्मीर में पकड़े गए, वो भी भाजपा से संबंधित हैं। उन पर कभी उनके देशभक्ति पर भाजपा चुप कहते रहती है। फिर आप तोहमत लगा रहे हैं और समझौता एक्सप्रेस में कोई प्रूफ नहीं होता। आप लोग मैं आपसे वही कहता हूँ कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में यदि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक हो जाए तो क्या उम्मीद करिएगा? ये तो सबको मालूम ही था। एक सवाल और, जो अभी सब लोग, अब एक ही जिज्ञासा है, सब जगह एक ही बहस है, अब बेटिंग है कि कैसी सरकार बनने वाली है। तो अगर बहुत लोग कहते हैं कि भाई लाइक्लीहुड ये है कि कैसे भी हो कोलिशन फ्रेमवर्क में एनडीए शायद वापस आ जाएगा। दूसरी जो सरकार आएगी उसका कोई स्वरूप, फॉर्मेशन, इंडिविजुअल,
कुछ भी क्लियर नहीं है, और ये भी एक डिटरेंट है वोटर के मन में डिसाइड करने को लेकर के कि किसको वोट करें। मैं आपको फिर 2004 में ले जाता हूँ। कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा चुनाव हार जाएगी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन सरकार कोalition की बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और सबसे अच्छे सरकार का परफॉर्मेंस यूपीए 1 का रहा। तो ये निर्भर करता है कौन प्रधानमंत्री बने और किस तरह से इस देश की आर्थिक सामाजिक संरचना का ध्यान रखते हुए वो इस सरकार को चलाए। तो आप लोगों के गणित में ये एक सिनेरियो बहुत प्लॉजिबल लग रहा है क्या, कि एक नॉन एनडीए सरकार बनेगी लेकिन संभवतः उसका प्राइम मिनिस्टर नॉन कांग्रेस होगा और कांग्रेस सरकार का हिस्सा होगी? प्राइम मिनिस्टर कौन बने वो तो तय हो जाएगा 2019 में, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस देश को तबाह कर दिया, अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, नोटबंदी का गलत निर्णय, ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी समझते क्या हैं कि 87% करेंसी आपने बाहर से निकाल दी और नोट छपाए नहीं। जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसी तरह जीएसटी का देख लीजिए। ये दोनों इशू डाइजेस्ट हो गए हैं। नहीं, डाइजेस्ट तो हो गए, लेकिन अर्थव्यवस्था तो तबाह हो गई। गरीब मर गया, नौकरियां चली गई, छोटे और मध्यम व्यापारी खत्म हो गए, रोजगार मिलने के बजाय रोजगार चले गए। तो ये गलत निर्णय से, बिना तैयारी के जो निर्णय लिए गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नरेंद्र मोदी की। नहीं, मेरा सवाल था कि अगले सरकार का स्वरूप कोई, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, क्वासाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की भरपूर कोशिश की है। हम संसदीय लोकतंत्र में हैं, एमपी चुनते हैं, लेकिन बहुत सारे वोटर को ये कन्फ्यूजन होता है कि हाँ, इनके सामने कौन का एक कन्विंसिंग जवाब आप लोग दे सकते थे, दे सकते हैं, वहाँ चुप्पी है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में पार्टी चुनाव जीतती है, व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। इसलिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं। हालांकि भाजपा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहती है, 2004 में बनाने की कोशिश की थी। अटल जी वर्सेस रेस्ट। फ्लोटिंग वोटर, फेंस सीटर जो होते हैं, उसमें ये सामने कौन वाला सवाल चल जाता है। बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, उनका कैंडिडेट मुख्यमंत्री का शिवराज सिंह चौहान था, हमारा तो था नहीं। तो सरकार हमारी बनी और लीडर चुनने में 3 दिन लगे। चलिए, इस पर आखिरी सवाल पूछ के आपसे इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। ये एक बीमारी सब जगह दिखती है कांग्रेस पार्टी की, कि दौड़ते ठीक हैं इस चुनाव, मतलब 2014 से 19 के बीच में, लास्ट माइल में हाँफ जाते हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप लोगों का मोबिलाइजेशन, कम्युनिकेशन, तैयारी, माइक्रो मैनेजमेंट इतना कमज़ोर है कि 10-10, 20-20 सीटें, 1000-1000, 3-3000 वोट से हारे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ हम हारे भी हैं, जीते भी हैं, ऐसा नहीं है संजय जी। अगर आप एनालाइज करेंगे तो हमेशा हर चुनाव में प्लस माइनस बराबर होता है। कुछ हम लोग छोटे कम वोटों से हारते हैं, कम वोटों से जीतते भी हैं। ये हुनर आपका ज़्यादा या बीजेपी का ज़्यादा कि आखिरी में 10-20 सीटों को अपनी तरफ पलट लेना? नहीं, उनका हुनर है। मैं तो, हालांकि इस बात को आप लोग कहेंगे कि हवा में बात करते हैं, उनका हुनर है ईवीएम मशीन। और मैं इसको दावे के साथ कहता आया हूँ कि ये सेलेक्टिव रिगिंग करते हैं ईवीएम मशीन के माध्यम से, और मैं इससे कन्विंस हूँ। बाकी तो और हो ना हो, इनके पास उनके पास सोर्स कोड है। मैं आपको विंध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, मेवाड़ का उदाहरण देता हूँ, सूरत, राजकोट और बड़ौदा का उदाहरण देता हूँ। विंध्य प्रदेश में हर सर्वे कह रहा था कि कांग्रेस स्वीप कर रही है। हमारा अंदाज था 27 में से 18 से 19 सीटें आनी चाहिए, 7 आई। मंदसौर, नीमच, जहाँ की किसानों का आंदोलन हुआ, 7 सीट में हमारी 4 सीट आनी चाहिए थी, 1 आई। मेवाड़ में, उदयपुर में 37 सीटों में हम लोग बहुमत मिलने वाला था, वहाँ केवल 7 सीटें आई। सूरत, राजकोट और बड़ौदा में पूरे लोग कहते थे कि यहाँ बीजेपी हार रही है, वहाँ
कांग्रेस साफ हो गई। आप फिर से, ये पुरानी बात है लेकिन आप फिर से इस आरोप को बहुत गंभीरता से दोहरा रहे हैं जी। चुनाव के ठीक पहले दोहरा रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि ये देखिए डिफीटिज्म। वो जो उनको कहना कहें, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ, मैं ईवीएम मशीन से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। और आप इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो बेबसी है। ऐसा है, हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है, वीवीपैट मशीन से फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ वीवीपैट मशीन में जब पेपर स्लिप आई जाती है तो उसकी काउंटिंग कराने में दिक्कत क्या है, करा लेना चाहिए। अब इतना वक्त है कि आपकी बात मानी जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने शायद नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को कि असेंबली में एक पोलिंग बूथ के बजाय कम से कम 10 to 20% काउंटिंग करना चाहिए। इतना भी हो जाए तो हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए, आपने आज वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संजय और आपको जनरली शुभकामनाओं के अलावा भोपाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, गॉड ब्लेस यू।